हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंटेंसिटी के बारे में, साउंड वेव की इंटेंसिटी के बारे में, प्लस कुछ और भी फिनोमेनन होते हैं साउंड वेव से रिलेटेड। कुछ और टर्म्स होती है जैसे पिच हो गया, लाउडनेस हो गया, क्वालिटी हो गया और इंटेंसिटी। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर है ये साउंड वेव्स का, छोटी मोटी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी के बारे में हम वेव्स द स्ट्रिंग में इंटेंसिटी पढ़ चुके हैं। पावर पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर एरिया को हम बोलते हैं इंटेंसिटी, या फिर हम बोलते हैं एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम को हमने बोला इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव इज डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी क्रॉसिंग अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो एनर्जी क्रॉस कर रही है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। मतलब वो जो एरिया है वो किसके परपेंडिकुलर है? वो परपेंडिकुलर है एरिया वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, जो वेव की प्रोपोगेशन है स्पीड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एरिया है ऑफ द वेव इन द यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना एरिया? तो हमने कहा वेव इस तरह इस डायरेक्शन में जा रही है तो एक एरिया लिया हमने, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया। तो इसको क्रॉस करने वाली जो एनर्जी पर यूनिट टाइम, पर सेकेंड में कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है इस एरिया में से, पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है उसको हमने बोल दिया इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा एनर्जी क्रॉस करेगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी उसका होगा। तो ये हम डिफाइन करेंगे, ये नोट करेंगे। इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी पर यूनिट सेकेंड, तो इसलिए पर यूनिट एरिया ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या होगी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम बोल सकते हैं पावर, इसको हम बोल सकते हैं वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर, इससे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, और या फिर इस फॉर्मूले से भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करेंगे इसको। तो इंटेंसिटी का हम फॉर्मूला अभी डिराइव करेंगे। तो लेते हैं, लेट से एक वेव है जिसकी इक्वेशन साउंड वेव है, इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है। इसके डिस्प्लेसमेंट का वेव इक्वेशन है एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और इसका प्रेशर का वेव इक्वेशन हमने निकाल चुके हैं। प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट। प्रेशर डिस्प्लेसमेंट से I/2 आगे होता है। जब प्रेशर का नोड होता है, जब डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है तो प्रेशर का एंटी नोड होता है, और जब प्रेशर का डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है तो प्रेशर का नोड होता है। तो ये π/2 आगे होता है, तो यहाँ पर पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इससे π/2 फेज ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या आ जाता है? पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये पी प्रेशर है, स्मॉल पी है, पी नॉट, और यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू कितनी है ये हम डिराइव कर चुके हैं आगे से, मैं उसका यूज ले रहा हूँ। पी नॉट की वैल्यू है बी बल्क मॉडुलस के इंटू एस नॉट, ये पी नॉट की वैल्यू है और ये हमें याद भी रखनी है। तो ये हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी। अब हम बात करते हैं पावर की, बात करते हैं पावर की बात। जैसे एक हमने ले लिया, एक पिस्टन ले लिया, तो फिर हमने वेव की बात करते हैं। तो हमने कहा कि ये पिस्टन है और हम इसको इधर की तरफ धकेल रहे, तो हमने कहा इसके एक पर्टिकुलर एक एरिया ले लिया ए, उस पर जो इसकी वजह से इधर वाले लेफ्ट वाले पोर्शन की वजह से फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू इसका पी, यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स को कितना लिख सकते हैं? प्रेशर, यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया। तो पावर होता है हमारे पास फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये जो पार्टिकल है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है, इनका वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होगा। इनका वाइब्रेशन किस तरह है? लॉन्गिट्यूडनल है। तो इसका जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। ये पार्टिकल्स का वेलोसिटी है। पार्टिकल्स का वेलोसिटी मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है, तो ये v क्या है यहाँ पे? v इज इक्वल टू ds बाई dt। पार्टिकल का
वेलोसिटी। तो पार्टिकल का वेलोसिटी इंटू फोर्स कितना लगाया इधर लेफ्ट वाले पार्टिकल ने राइट वाले पार्टिकल पे, तो क्या होगा, ये इतना एनर्जी पावर ट्रांसमिट होगा, ये नोट करेंगे। तो यहाँ से फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में, या तो 180 डिग्री या 0 डिग्री, तो हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं, तो इसी डायरेक्शन में है। फोर्स एफ वी कॉस 0, तो हमारे पास कॉस 0 कितना हो गया 1, तो हमारे पास एफ इंटू वी हो गया, ठीक है, वेलोसिटी। इसको नोट करेंगे। फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स को हमने लिख लिया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। प्रेशर हमारे पास, प्रेशर की वैल्यू थी हमारे पास पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओके, इंटू एरिया। यहाँ पर एरिया है, एम्पलीट्यूड नहीं है, एस नॉट एम्पलीट्यूड का, वी क्या है, ई एस बाई डी टी। हमारे पास एस था एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, डी एक्स बाई डी टी करना है यहाँ पे। पी नॉट ए यहाँ पे आगे लिया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी एस बाई डी टी। इसका डिफ्रेंशिएशन डी एस बाई डी टी क्या आएगा, एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन टी के टर्म में, तो टी की टर्म में डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, ओमेगा आएगा। तो हमारे पास कितना है, एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ओमेगा। तो ये वैल्यू आ गई पी नॉट ए, स्मॉल पी नॉट ए एस नॉट इंटू ओमेगा, एस नॉट इंटू ओमेगा, और यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये हमारे पास पावर कैपिटल पी है, ये पावर है पी नॉट ए एस नॉट ओमेगा टी। तो ये जनरल फॉर्मूला आया हमारे पास पावर का। अब हम बोल रहे हैं कि पावर, एवरेज पावर कितना होगा, एवरेज एनर्जी ट्रांसमिटेड, या फिर एवरेज पावर निकालेंगे। एवरेज पावर पी एवरेज निकालना है, तो हम इसका एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर पी नॉट ए एस नॉट और ओमेगा ये सारे कांस्टेंट है, और एट एक्स इजिकल टू 0 की बात करते हैं, तो हम एट एक्स इजिकल टू 0 की बात करते हैं। एट एक्स 0 वाले पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, तो पी पावर इजिकल टू स्मॉल पी नॉट ए एस नॉट ओमेगा, एक्स 0 रख दिया तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज पावर की। तो एवरेज पावर में ये पी नॉट कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट, कॉस स्क्वायर टी का फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर एवरेज एक टाइम पीरियड के लिए जाए तो कॉस का एवरेज 0 होता है, लेकिन कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, 1/2 होता है एक टाइम पीरियड के लिए, फॉर वन टाइम पीरियड। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद हम एवरेज ले रहे हैं, और हमें पता है कॉस स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना होता है एक टाइम पीरियड के लिए, 1/2। तो पी एवरेज कितना हो गया, पी एवरेज इज इक्वल टू पी नॉट ए एस नॉट ओमेगा, और कॉस स्क्वायर का एवरेज हम निकाल सकते हैं, और मैंने पहले लेक्चर्स में भी निकाले हैं। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना होगा, 1/2। तो ये नोट करेंगे। तो इससे यहाँ से कॉस स्क्वायर का एवरेज कितना वैल्यू हो गया, 1/2। तो पावर एवरेज आ गया हमारे पास, पी एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पी नॉट ए एस नॉट ओमेगा। तो इसको नोट करेंगे। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू पी एवरेज, एवरेज एनर्जी तो एवरेज पावर डिवाइड बाय एरिया। यहाँ से हाफ पी नॉट ए एस नॉट ओमेगा डिवाइड बाय एरिया
ये से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी हाफ पी नॉट एस नॉट इंटू ओमेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला हाफ पी नॉट एस नॉट इंटू ओमेगा। अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में याद रख सकते हैं। आई इजिकल टू हाफ पी नॉट को लिख सकते हैं बी के एस नॉट इंटू ओमेगा इंटू एस नॉट ओमेगा बी के एस नॉट। तो यहाँ से हाफ बी के को लिख सकते हैं ओमेगा बाई बी एस नॉट एस नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो हमारे पास हो गया हाफ बी ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई बी एस नॉट स्क्वायर। ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, तो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ हाफ बी 2 पाई एफ का स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई बी। तो ये 2 पाई स्क्वायर कितना जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 पाई स्क्वायर बी एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई बी। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस तरह पे याद रख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर बी एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर बाई बी। तो यहाँ से इंटेंसिटी हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये कुछ चीजें याद रखें, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली, ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल्क मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्पीड के अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला जनरल है, ये याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे। तो कुछ फॉर्मूले इनकी फॉर्म्स हम याद रखेंगे, तो इसको नोट करेंगे। हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये था हाफ पी नॉट एस नॉट ओमेगा। तो मैं इसको एक आर फॉर्म पे पी नॉट के फॉर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर पी नॉट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बन गया हाफ पी नॉट स्क्वायर एस नॉट ओमेगा बाई पी नॉट। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पी नॉट को हम लिख सकते हैं यहाँ पर नीचे वाले पी नॉट को एस नॉट ओमेगा नॉट, पी नॉट को लिख सकते हैं बी के एस नॉट। तो एस नॉट से एस नॉट एक कैंसिल हो गया, के को ओमेगा बाई वी लिख सकते हैं हाफ पी नॉट स्क्वायर ओमेगा बी, इसको ओमेगा बाई वी लिख सकते हैं ओमेगा बाई बी। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2b। वी ऊपर आ गया, पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2b। तो यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक और याद रखेंगे, I इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2b। तो इंटेंसिटी, और ये इसको हम v को v बाई रो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर b को रो वी स्क्वायर लिख सकते हैं, रो वी स्क्वायर। यहाँ पर पुट करेंगे इंटेंसिटी पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2, बी की जगह रो वी स्क्वायर। तो हमारे पास कितना क्या फॉर्मूला बन गया, पी नॉट स्क्वायर बाई एक वी से वी कट गया 2 रो वी, 2 रो वी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो वी बन गया। तो ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, मैं लास्ट में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर बाई 2 रो। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट का स्क्वायर। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। हमारे पास 3-4 फॉर्म है, उसमें याद रखेंगे, एक ये फॉर्म है, एक फ्रीक्वेंसी वाली फॉर्म में, और एक ये वाली फॉर्म है पी नॉट स्क्वायर वी बाई 2b, बी वाली फॉर्म है, और एक ये वाली फॉर्म है डेंसिटी वाली फॉर्म।
तो याद रखिए, तो प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वेलोसिटी के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इस तरह से हम लिखेंगे। तो इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन है पावर डिवाइड बाय एरिया परपेंडिकुलर टू द वेव स्पीड। एरिया क्या है? परपेंडिकुलर एरिया। ओके, पावर डिवाइड बाय एरिया। अगर मैं कहूँ किसी सोर्स है, कोई सोर्स है, साउंड सोर्स, तो उसका पावर कांस्टेंट है, इफ उसका पावर क्या है? कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? एरिया के। ये क्या है? एरिया। इसको इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया की होगी। अब हमने कहा कि लेट से सोर्स, जो साउंड सोर्स था वो पॉइंट सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स अगर हम पहली बात करते हैं तो फर्स्ट है इज, जो साउंड सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है। लेट से ये एक पॉइंट सोर्स है, और यहाँ से साउंड वेव, मैंने बताया था वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं, तो साउंड वेव के वेव फ्रंट्स इस तरह से बनते हैं, जैसे जैसे साउंड पास कर रही होती है, वेव फ्रंट्स स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। तो इसका जो ये एरिया कितना होगा? ये वेव फ्रंट्स का एरिया, ये एरिया क्या है? वेव फ्रंट्स का एरिया। तो इसका अगर मैंने कहा आर डिस्टेंस पे वेव फ्रंट का एरिया, तो ये वेव फ्रंट कैसा बना? स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। लास्ट लेक्चर में मैंने वेव फ्रंट के बारे में बताया था। तो पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट रहता है। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एरिया। एरिया क्या है? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो एरिया इसका क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे एक हमने कहा पॉइंट सोर्स है, तो उसमें इंटेंसिटी कैसे डिक्रीज होती है? इंटेंसिटी इज डिक्रीजिंग, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है इंटेंसिटी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होके डिक्रीज करती है। मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उसका स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास इंटेंसिटी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, तो मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। बल्ब होगा और एक ट्यूबलाइट होगा, ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, तो उसके इंटेंसिटीज में क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे। तो ये इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए। इसके लिए पॉइंट सोर्स के लिए, क्योंकि उसका वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट का एरिया क्या होगा? पावर डिवाइड बाय एरिया। पावर पी है और एरिया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं, अगर पॉइंट सोर्स ना होके, इफ लेट सेकंड केस है, सोर्स इज अ लाइन सोर्स। तो लाइन सोर्स से मान लेते हैं ये सोर्स है, इसकी लेंथ कितनी है? एल है। लाइन सोर्स है, एक रॉड टाइप का है, और इससे साउंड जनरेट हो रही है। तो मैं कहूँगा इससे जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे? वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स होंगे। ये क्या है? इसके वेव फ्रंट्स कैसे हैं? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स। तो जैसे जैसे वेव इस तरह से ट्रैवल कर रही है यहाँ से निकलने के बाद, तो इसके वेव फ्रंट्स कैसे बने? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स बने। तो हमने कहा कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एरिया। लेट से इसकी पावर पी है और एरिया हम कह सकते हैं पावर डिवाइड बाय एरिया। एरिया कितना है? इस वेव फ्रंट का एरिया कितना है? 2 पाई, सिलिंड्रिकल है 2 पाई आर एल। तो मैंने कहा आर डिस्टेंस पे
उसका एरिया कितना होगा, तो r डिस्टेंस पे उसका एरिया होगा 2 पाई RL। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो इंटेंसिटी यहाँ से हम देख सकते हैं इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द distance from the line source, but here the intensity is inversely proportional to the square of the distance from the source, point source। और यहाँ पे intensity is inversely proportional to the distance from the source। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, पॉइंट सोर्स होगा तो उसके इंटेंसिटी क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होगा, और इसमें क्या होगा, लाइन सोर्स होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होगा, और पॉइंट सोर्स होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दैट। तो ये याद रखेंगे। तो ये नोट करने के बाद तो यहाँ से हम देखेंगे, तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं बल्ब, छोटा सा एक बल्ब है, वो पॉइंट सोर्स की तरह काम करेगा, और ट्यूबलाइट किस तरह से काम करेगी, ट्यूबलाइट काम करेगी। तो एक बल्ब है और एक ट्यूबलाइट है, इनसे r डिस्टेंस पे ये बल्ब है और ये ट्यूबलाइट है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ड्रास्टिक चेंजेस किस में आएंगे, इंटेंसिटी किस में ज़्यादा कम होगी, बल्ब में ज़्यादा कम होगी। तो जैसे जैसे बल्ब से दूर जाते हैं इंटेंसिटी या ब्राइटनेस, वहाँ पर हम ब्राइटनेस की बात करते हैं, ब्राइटनेस किस में ज़्यादा कम होती है, तो बल्ब में ज़्यादा कम होती है इन कंपेरिजन टू ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट में हमको ब्राइट दिखता है, जैसे हमने कहा कि अभी हमने 4 मीटर की डिस्टेंस पे, 4 से हम 6 मीटर की डिस्टेंस पे गए, तो ट्यूबलाइट में जितना ब्राइटनेस कम होगा उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस कम होगा बल्ब में। रीजन बीइंग दिस वन, इसमें बल्ब में इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, लेकिन ट्यूबलाइट में इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो ड्रास्टिक चेंजेस किसमें, ड्रास्टिक चेंजेस, सिग्निफिकेंट चेंजेस किसमें, ड्रास्टिकली इसमें डिक्रीज होता है बल्ब में। तो ये रीजन होता है उसका, बल्ब से दूर जाने पे ड्रास्टिक चेंजेस होता है इन कंपैरिजन टू द ट्यूबलाइट। सेम विद द साउंड सोर्सेज, साउंड पॉइंट सोर्स हो और लाइन सोर्स हो, तो किसमें ड्रास्टिक चेंजेस होंगे, पॉइंट सोर्स में कम फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं उसकी लाउडनेस कम होती जाएगी, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो नोट करेंगे इसको। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मेजरमेंट ऑफ द साउंड वेव शो दैट द मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशंस इन द लाउडेस्ट साउंड दैट द ईयर कैन टॉलरेट विदाउट पेन, विदाउट पेन जो ये टॉलरेट कर सकता है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30 पास्कल। ये मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन जो ईयर टॉलरेट कर सकता है वो 30 पास्कल है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एस नॉट बताना है इफ द फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज और वी दे रखा है 350 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पूछा क्या है, पूछा हमको एस नॉट है डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम बाय एम्पलीट्यूड। तो पी नॉट की वैल्यू होती है बी के एस नॉट, तो एस नॉट हो गया पी नॉट बाई बी के। पी नॉट हमें दे रखा है 30 पास्कल, बी निकालना है, के निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं बी की वैल्यू। एयर की बात हो रही है और एयर की बात होगी, अनटिल एयर अनलेस दिया नहीं होगा तो एयर की बात होगी। बी की वैल्यू होती है एडियाबैटिक, जो वेव का प्रोपोगेशन होता है वो एडियाबैटिक होता है। हमारे पास बी की वैल्यू आएगी गामा पी, गामा गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है, और पी क्या है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के लिए जो अर्थ के सरफेस के पास में वहाँ पर प्रेशर कितना, वरना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल, इतना पास्कल। यहाँ से हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है, वो मैं लिख रहा हूँ। यहाँ से वैल्यू आएगी
1 पॉइंट लेट से 1 पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही है, तो 1.4 लेट से 5 इंटू 10⁵ ये हमारे पास पास्कल, इतना बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई। के की वैल्यू ओमेगा बाई वी से निकाल सकते हैं, के की वैल्यू ओमेगा बाई वी से निकाल सकते हैं। ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf बाई वी। फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है, वी की वैल्यू दे रखी है, तो फ्रिक्वेंसी 2π1000 बाई वी 350। यहाँ से जो भी वैल्यू है, के की वैल्यू आएगी, बी आ गई, पी नॉट 30 रखना है हमारे पास, एस नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट करेंगे फार्मूला बेस्ड। यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.18 इंटू 10⁻⁵। तो आंसर है, मैं लिख लेता हूँ। इसका जो आंसर आया हमारे पास 0.0118 मिलीमीटर, एस नॉट की वैल्यू इतनी आई, तो नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the previous question if the density of air is density there is 1.22 kg per meter cube, then find the intensity of the sound wave of the largest amplitude tolerable to the human ear। तो इंटेंसिटी हमें निकालनी है किसकी, जो लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड का है टॉलरेबल टू ह्यूमन ईयर, वो निकालना है। तो सॉल्यूशन हमारा, इंटेंसिटी को हम लिख सकते हैं P0² बाई 2 रो इंटू वी। तो यहाँ से हमारे पास हम निकाल सकते हैं P0 हमें दे रखा था 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, रो की वैल्यू 1.22 इंटू वी की वैल्यू 350 दे रखा है। इससे जो भी आंसर आएगा, आंसर अप्रोक्सीमेटली मैं बता देता हूँ। ये हमारे पास ये 900 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.22 इंटू 350, यहाँ से अप्रोक्सीमेट में आंसर आपको बता देता हूँ। इसकी वैल्यू है 1.05 वाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी है वाट पर मीटर स्क्वायर। इतना एवरेज इंटेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी इतना उसका होगा साउंड सोर्स, मैक्सिमल टॉलरेबल इंटेंसिटी। अगला हमारा हेडिंग है अपीयरेंस ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर। कैसे अपीयर होता है साउंड, कितनी जो ऑडिबल रेंज है वो हम सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर कितना टॉलरेट कर सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अ नॉर्मल पर्सन कैन हियर ऑल फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, किलो है, किलो हर्ट्ज तक वो विच में वेरी पर्सन टू पर्सन, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और नॉर्मल एक आदमी वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी सुन सकता है। इस रेंज इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। ये ऑडिबल रेंज है फ्रिक्वेंसी की। तो पूछता है कोई तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो अगर उससे कम फ्रिक्वेंसी है तो साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से बिलो है उसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। एंड साउंड ऑफ द फ्रिक्वेंसी अबव 20 किलो हर्ट्ज है उसको हम अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। इवन दो ह्यूमंस कैन नॉट हियर दिस फ्रीक्वेंसी बट अदर एनिमल्स में। तो कुछ ये जो अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक ह्यूमन तो नहीं सुन सकते, लेकिन अदर एनिमल्स जैसे राइनोज हो गए, जैसे बैट्स हो गए, चूहे हो गए, ये इन फ्रिक्वेंसी के साथ में काम करते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये नोट करेंगे, कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ।
कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने दिया राइनोज कम्युनिकेट थ्रू इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज एज लो एज 5 हर्ट्ज। राइनोज होते हैं वो इतनी कम फ्रीक्वेंसी में एज लो एज 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेट करते हैं। एंड बैट्स यूज, जो चमगादड़ होती है, यूज अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज एज हाई एज 100 किलो हर्ट्ज फॉर नेविगेशन पर्पस के लिए। बाकी सारे और भी एग्जांपल्स है, आप कहीं भी देख सकते हैं, जैसे डॉल्फिन्स हो गई और चूहे हो गए। ये भी डॉल्फिन्स हो गई, वो इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेट करती है। वो जो साउंड जनरेट करती है वो किसमें, लाइक वाटर में जो डॉल्फिन्स की साउंड होती है वो इंफ्रासोनिक होती है। ओके इसके बाद द अपीयरेंस ऑफ साउंड टू द नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर्स से हम डिसाइड करेंगे कैसी वॉइस है, मेलोडियस है या फिर हमको किस तरह की वॉइस जो सुनने को मिल रही है, डिपेंड करेगा। पहला पिच पे, दूसरा लाउडनेस और तीसरी क्वालिटी। ठीक है, तो पिच, लाउडनेस और क्वालिटी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम अभी डिफाइन करेंगे क्या होता है। पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, और क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म, किस तरह का वेव फॉर्म है, वेव फ्रंट नहीं वेव फॉर्म है, किस तरह का फॉर्म जनरेट हुआ है उस साउंड सोर्स से। तो ये हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, लाउडनेस डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, और क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे। तो ये नोट करेंगे। तीन पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पैरामीटर है हमारा पिच। पिच के बारे में आपने सुना होगा। पिच ऑफ द साउंड इज दैट sensation by which we can differentiate a fellow's voice with cat's voice. A male voice is of the low pitch and a female's voice is of the higher pitch. जो फीमेल्स इन जनरली बात है, ये जो फीमेल की जो वॉइस होती है वो ज़्यादा तीखी होती है, और जो मेल की वॉइस होती है वो उसमें पिच कम होता है, और फीमेल की जो वॉइस होती है उसका पिच ज़्यादा होता है। पिच मतलब उसका जो शार्पनेस, जितना शार्प होगा आवाज़, जितनी तीखी आवाज़ होगी उसको हम ज़्यादा पिच की बात करते हैं। जैसे बफेलो की जो आवाज़ होती है आपने सुनी होगी, वो कैट की आवाज़ है, कैट की पतली सी आवाज़ है, या फिर हम बोल सकते हैं तीखी आवाज़ है। तो उसका पिच किसका, कैट का पिच ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द बफेलोज पिच। और मेल का जो मेल होते हैं उनका पिच कम होता है। कुछ मेल ऐसे भी होते हैं जिनकी पिच कम होती है। इन जनरल मेल का पिच मेल वॉइस इज ऑफ द लो पिच। मेल का इन जनरल लो पिच होता है। कुछ मेल होता है जिनका हायर पिच भी हो सकता है, तीखी आवाज़ भी होती है, आपने देखा होगा। और फीमेल्स वॉइस इज ऑफ द हायर पिच, तो ज़्यादा तीखी आवाज़ होती है। द सेंसेशन प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करेगा, पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर डोमिनेंट है, उसकी आवाज़ में कौन सी फ्रीक्वेंसी डोमिनेंट है। द हायर द फ्रीक्वेंसी, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन द साउंड, हायर द फ्रीक्वेंसी देन हायर विल बी द पिच एंड वाइस वर्सा। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतना ज़्यादा उसका पिच होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो बफेलो की वॉइस में था उसमें कम फ्रीक्वेंसी थी, और कैट की वॉइस में क्या थी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, इसलिए उसका ज़्यादा पिच था। ये नोट करेंगे। अगला है फैक्टर साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करते हैं। लाउडनेस है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। जितना ज़्यादा इंटेंस होगा उतना ज़्यादा लाउड वॉइस होगा, और लाउड वॉइस से हमें समझ में आता है कितना ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं, वो उसको लाउडनेस बोल दिया। तो हमारे पास हम पढ़ते हैं लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। ओके, द साउंड इंटेंसिटी दैट द ह्यूमन कैन हियर इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻12
वॉट पर मीटर स्क्वायर इतना ह्यूमन कैन हियर, इतना इंटेंसिटी की वॉइस को ह्यूमन सुन सकता है। द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज परसिव्ड बाय द ईयर एज द सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ द लाउडनेस। जो भी ईयर परसीव करता है वो लाउडनेस होता है, कितना ज़्यादा लाउड है वॉइस, वो डिपेंड किस पे करेगा, इंटेंसिटी पे। हाउएवर इफ द इंटेंसिटी डबल्स देन द लाउडनेस डज नॉट इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 2। अगर हमने कहा था इंटेंसिटी, इसका लीनियर रिलेशन नहीं है, इंटेंसिटी अगर डबल करते हैं तो लाउडनेस डबल नहीं होती है, और अगर हमें डबल करना है लाउडनेस तो इंटेंसिटी को हमने 10 टाइम्स बढ़ाना होगा। तो आगे लिखा है द एक्सपेरिमेंट्स फर्स्ट कैरिड आउट बाय A.G. Bell showed that to produce the apparent doubling in the loudness, डबल करना है अगर लाउडनेस को, इंटेंसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 10, अबाउट 10, लगभग 10 के फैक्टर से हमें इंक्रीज करने का पड़ेगा किसको, इंटेंसिटी को। तो ये नोट करेंगे। इसके बाद में हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो इंटेंसिटी को हमने रिलेट किया लाउडनेस के साथ में, और एक फार्मूला हमने डिराइव किया। देयरफॉर इट इज कन्वीनियंट टू स्पेसिफाई द इंटेंसिटी लेवल। बीटा एक नई चीज डिफाइन की, इंटेंसिटी लेवल, जिसको हमने बीटा बोला है। बीटा इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, डेसिबल एक फेमस यूनिट है, तो डेसिबल को हम डीबी, स्मॉल डी और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिबल। तो इंटेंसिटी को हमने, इंटेंसिटी लेवल को डेसिबल जो लाउडनेस को रिप्रेजेंट करता है, के साथ इस फॉर्मूले से जोड़ा है। तो बीटा इज इक्वल टू, इट इज द इंटेंसिटी लेवल, बीटा इज इक्वल टू 10 log ऑफ I by I नॉट टू द बेस 10। बेस कितना है, बेस 10 है, ये ध्यान रखना है, 10 log I by I नॉट टू द बेस 10, और इसकी यूनिट क्या होगी, डेसिबल। यार I क्या है, I जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ I इंटेंसिटी है जो हमें मेजर करना है, और I नॉट क्या है, I नॉट इज द सम रेफरेंस इंटेंसिटी वैल्यू, एक रेफरेंस इंटेंसिटी वैल्यू विच इज द लोएस्ट द ह्यूमन कैन हियर। तो ये इंटेंसिटी सबसे कम इंटेंसिटी होगी जो ह्यूमन कैन हियर है, ह्यूमन सुन सकता है। तो ये नोट करेंगे। हमारा फॉर्मूला है I बीटा इज इक्वल टू 10 log बेस 10 I by I नॉट। तो अगर मैं कहूँ I, अगर इफ I को मैं सबसे कम ले लूँ I नॉट, तो यहाँ से हमारे पास आ गया बीटा इज इक्वल टू 10 log 10 I की वैल्यू I नॉट बाई I नॉट 1 हो गया। तो हमारे पास कितना हो गया, 10 log 1 टू द बेस 10। log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये हमारे पास 0 डेसिबल। तो ये थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। इतनी कम हम डेसिबल की आवाज़ सुन सकते हैं, 0 डेसिबल, ठीक है, इससे कम हम सुन नहीं सकते। तो ये नोट करेंगे। 0 डेसिबल की इसको थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग बोलेंगे, इससे कम आवाज़ हम नहीं सुन सकते, ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। और अगर मैं कहूँ कि बीटा I की वैल्यू अगर मैं सबसे ज़्यादा ले लूँ, कितना हमने कहा था, 10⁻⁻12, बीटा इफ I अगर मैं ले लेता हूँ 10⁻12, तो हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 10 log बेस 10, I की वैल्यू 10⁻12, और वो लगभग मैंने I नॉट के बराबर इतना अगर ले लूँ, ये I नॉट और यहाँ पर I नॉट से I नॉट कट जाएगा, तो लगभग कितना आएगा, 10 डेसिबल, कितने के बराबर आएगा, 120। ये 12 ऊपर आ जाएगा आगे, और इसका कितना है, 12 डेसिबल आ जाएगा। ये नोट करेंगे, 120 डेसिबल आ जाएगा।
थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। क्वालिटी, अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी थी। वो तो उनको हम वेव फॉर्म, किस वेव फॉर्म में सुपरपोजिशन हो रहा है, उनकी वेव्स किस वेव फॉर्म में मिल रही है, उस वेव फॉर्म पर डिपेंड करेगा क्वालिटी। क्वालिटी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द वेव फॉर्म। अ साउंड जनरेटेड बाय अ सोर्स मे कंटेन अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन इट। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे, अलग अलग नोट होंगे उसके। Different frequency components have different amplitudes and superposition of them results in the actual waveform। तो सूर्य के superposition से हमें actual waveform मिलेगा। The appearance of the sound depends on this waveform apart from the dominant frequency and the intensity। dominant frequency से हम pitch decide करते हैं और intensity से loudness decide करेंगे, लेकिन इस waveform से हम क्या decide करेंगे, उसकी quality decide करेंगे। We differentiate between the sound from तबला एंड दैट फ्रॉम द मृदंग और तबला और मृदंग के दोनों के बीच की आवाज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं बाय सेइंग दे हैव डिफरेंट क्वालिटी। उन दोनों की क्वालिटी, जो साउंड की क्वालिटी है, वो अलग अलग होगी। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं तबला और मृदंग की आवाज़ के बीच में। तो ये नोट करेंगे। इसी के आगे हम बढ़ते हैं। अ म्यूजिकल साउंड हैज सर्टेन वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज व्हिच हैव कंसिडरेबल एम्पलीट्यूड। तो वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी का एक हम बोल सकते हैं ग्रुप होता है, उसकी वजह से वो मेलोडियस सुनाई देती है। दीज फ्रीक्वेंसीज आर जनरली हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसी का मल्टीपल होता है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स, या फिर जो भी हार्मोनिक्स, उसकी हार्मोनिक्स, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, जो भी जिस तरह की साउंड बन रही है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कुछ मल्टीपल होता है। उसकी वजह से सच अ साउंड इज पर्टिकुलरली प्लेजेंट टू द ईयर। तो इस तरह की साउंड को वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी से मिलकर बनी होती है, इसलिए प्लेजेंट लगती है। ऑन द अदर हैंड नॉइस, जो नॉइस होती है, जो आवाज़ होती है, बहुत जैसे मार्केट में चल रहे होते हैं और वो नॉइस होती है, तो हैज़ अ फ्रीक्वेंसीज दैट डू नॉट बियर अ वेल डिफाइंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देमसेल्व्स। उन फ्रीक्वेंसी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इतना वेल डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं होता है, आड़े कट होता है सारा काम। इस वजह से वो नॉइस इज नॉट प्लीजेंट, अनप्लीजेंट टू द ह्यूमन्स ईयर। तो ये सारी चीज़ें, सिंपल सी चीज़ें, क्वालिटी में इतना लिखेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये नोट करेंगे।